आ जाओ अपन कंटिन्यू करते हैं। अपन नवंबर 2024 का आर्थिक देख रहे हैं, उसमें ये एनपीएस वात्सल्य नाबालिग मूल्य। उससे पहले अपन ये विस्तारा के अंदर जो विलय हुआ एयर इंडिया के अंदर ये देखा। एक जैसे जो थोड़ा सा एक ये रह गया ना, विस्तारा जैसे जो नाम आया ना, विस्तारा ये आया कैसे, तो ये विस्तार है विस्तारा से, विस्तार का विस्तारा है ना। तो जैसे अपन ने देखा 2006 के अंदर भाई आपने इंडियन एयरलाइंस में मर्ज कर दिया, तो टाटा के जो सपने थे वो रह गए, कम हो गए, तो उन्होंने अपना विस्तार करना चाहा, तो विस्तार से फिर ये सीन के अंदर ले आए 2015 के अंदर वापस से विस्तारा एयरलाइंस को। किसके सहयोग से? सिंगापुर एयरलाइंस के सहयोग से। ये तो विस्तार से नाम पड़ा विस्तारा कि एयर इंडिया का सपना था, टाटा सन्स का सपना था कि अपन विस्तार करें। भाई 1932 से सोच रहे थे विस्तार का, करते ही आए ऐसे, तो विस्तार से विस्तारा। लेकिन 12 नवंबर 2024 पे इस विस्तार को रोक लगा दी है ना। 12 नवंबर है तो 12 अपन देखते हैं 12 और इधर 12 दूनी 24 ऐसे, और नवंबर है ही बाल दिवस, ठीक है। और इधर अपन इंडिगो देखते हैं तो देखो दोनों तुला राशि है, एक राहुल है एक राकेश है, यूं। आ जाओ अपन देखते हैं अपने एनपीएस वात्सल्य। और देखो राकेश में तो नाम में खास बात और होती है, मैं वो बताऊँ, वैसे यहाँ याद हो ही जाएगा। ये राकेश जो अपन हिंदी में लिखते हैं ये ऐसे, तो 3 ग्रह साथ लेके चलते हैं, राहु केतु और शनि, तो कोई न कोई तो फेवरेबल होएगा ना कभी ऐसे, तो अब याद रह जाएगा ना राहुल राकेश। आ जाओ अब अपन देखते हैं नाबालिग बच्चों के लिए एनपीएस वात्सल्य। अब देखो जो नई जो चीज़ है ना इसके अंदर, एक तो ये वर्ड है ये वात्सल्य। वात्सल्य का मतलब होता है एक शिशु के प्रति जो प्रेम होता है उसको अपन बोलते हैं वात्सल्य, है ना। और पहला में शुरू में वर्ड लिखा हुआ नाबालिग, ठीक है ना। एक तो नाबालिग है एक वात्सल्य है। तो नाबालिग की क्या डेफिनेशन है कि यहाँ पे लिख लो ये 18 से कम, 18 से कम। और वात्सल्य का मतलब होता है प्रेम, ठीक है। तो प्रेम जो माता पिता अपने बच्चों के प्रति दिखा रहे हैं, उस प्रेम को जाहिर करने का एक दूसरा तरीका है, ठीक है। कि आप भाई बच्चों को प्रेम करने लगते हैं जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन से, समझ गए। तो और वो प्रेम मैं कब तक कर रहा हूँ, जब तक तुम 60 साल के नहीं हो जाओगे तब तक मेरा प्रेम तुम्हारे प्रति बना रहेगा। ये इस एनपीएस योजना का एक मकसद है। तो 18 साल से कम और वात्सल्य आप बनेंगे 60 साल तक कैसे। आ जाओ देखते हैं एनपीएस अपन देखते हैं। तो ये नेशनल पेंशन स्कीम है, ये न्यू नहीं है, न्यू पेंशन स्कीम नहीं है ना। तो क्वेश्चन आया तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो गया न्यू में, तो न्यू नहीं है, ये नेशनल है। ये नेशनल इसलिए है अपने मायनों के अंदर नेशनल, क्यों? क्योंकि ये पूरे भारत पे इसका एक ही नियम है, चाहे भारत का कोई सा भी राज्य हो, 30 राज्य 8 यूनियन टेरिटरी अपन देखते हैं, तो ये सब्जेक्ट टू नहीं है किसी पे भी, समझ लो। ये आज पूरा इसका एक ही जैसे नियम है और पूरे भारत में ये एक ही सारे कंट्रोल ये होती है, तो इसलिए नाम है नेशनल, है ना। इंटीग्रिटी की बात करता है, जो एक इसमें बेसिक प्लस डीए का 10% जो करता है, तो पूरे भारत के अंदर वो एक ही रूल चल रहा है। कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी है पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो वो कंट्रोल करती है पूरे भारत पे एक जैसा। जो इस पैसे को जो नज़र रखता है, रिकॉर्ड मेंटेन करता है, वो है एनएसडीएल, नेशनल सिक्योरिटी डेरिवेटिव लिमिटेड। फिर इसकी एक एजेंसी है सीआरए, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी। ये सारे पूरे इंडिया पे एक जैसे काम करते हैं। जो अपन इनकम टैक्स का जो सारा संभालते हैं, पैन नंबर वगैरह जो जारी होता है सारा, सब ये एनएसडीएल संभालता है, नेशनल सिक्योरिटी डेरिवेटिव्स लिमिटेड, सिक्योरिटीज एंड डेरिवेटिव्स लिमिटेड, एंड बीच में नेशनल सिक्योरिटी एंड डेरिवेटिव्स लिमिटेड ऐसे। पीएफआरडीए, एनएसडीएल, सीआरए, मतलब ये पीएफआरडी के हाथ हैं भाई। पीएफआरडीए तो पूरी बॉडी हो गई, और पीएफआरडी के 2 हाथ हैं, एक एनएसडीएल है एक सीआरए, ठीक है। तो अपन नेशनल न्यू पेंशन स्कीम नेशनल, ठीक है ना। ये इंडिया में चालू हुई थी एनपीएस स्कीम 1 जनवरी 2004 से, ये लिख लो आप, 1 जनवरी 2004 से एनपीएस 2004 में आई। अपने कांग्रेस गवर्नमेंट यूपीए फर्स्ट पहली बार, 99 से 4 वाजपेयी थे, 4 से 9 यूपीए फर्स्ट, 9 से 14 यूपीए सेकंड, फिर 14 से एनडीए फर्स्ट सेकंड, थर्ड एनडीए थर्ड 2024। ये बजट घोषणा में था 2024-25 में। क्या ये एनपीएस वात्सल्य, ठीक है। घोषणा 13 सितंबर 2024 को ही, संचालन पीएफआरडीए करेगा, है ना। पीएफआरडी के साथ में 2 नाम और लिख लो अपने, एनएसडीएल और सीआरए। भाई पीएफआरडी तो क्या है, कानून वगैरह बनाता है, सारा सरकार से बात करेगा। एनएसडीएल क्या करता है, उसका पूरा टेक्निकल देखता है, ऑनलाइन कैसे पैसा आ रहा है, कैसे उसका हिसाब किताब रखना। और सीआरए जो भी आपने फॉर्म वगैरह भरा, उसको सारा वो ऑनलाइन डिजिटल तैयार रखता है, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, ठीक है। समान, ये पहले से जो प्रचलित एनपीएस है उसके बिल्कुल समान है। पहले से प्रचलित कौन सी, जो 1/1/2004 से जो प्रचलन के अंदर है। आयु चूंकि नाबालिगों के लिए, तो नाबालिग
इसके अंदर कौन है जिसकी उम्र 18 साल से कम है, वो कौन है, वो नाबालिग। आज जैसे अपन वोट डालते हैं तो वोट डालने की भी आयु क्या है, ये 18 साल की। राजीव गांधी ने कम करी थी, ठीक है, 18 साल, 21 से घटा के 18 करी थी राजीव गांधी ने, ठीक है, 61वें संविधान संशोधन, ठीक है, क्योंकि राजीव गांधी खुद युवा थे तो उनको मतलब ये था कि वोटर्स का परसेंटेज बढ़ाया जाए, तो ये अपने 21 से घटा के 18 कर दी थी 61वें संविधान संशोधन से। और साल क्या है कृष्णा, ईयर कब हुआ है राजीव गांधी ने किया 61वां संविधान संशोधन, 1985 के अंदर तो वो प्रधानमंत्री रहे ही नहीं थे, जैसे मतलब 84 से 89 था और इसका कार्यकाल। आप देखना ये ना 61वां संविधान, होमवर्क देता हूँ, 61वां संविधान संशोधन कब हुआ है, राजीव गांधी का मतलब जो युवा प्रधानमंत्री, जो सबसे युवा पूरी जो लिस्ट में आज तक आए वही थे। कोई नहीं, आराम से देखना तसल्ली से। तो 18 वर्ष है ना आयु, ऐसे अपन को ध्यान में रखनी है यहाँ पे कि नाबालिग कौन है इस वात्सल्य योजना के तहत। एनपीएस खाता कोई भी डाकघर या बैंक के अंदर आप खुलवा सकते हो। स्वयं का अंशदान कितना, न्यूनतम आपको 1000 रुपये प्रति वर्ष, प्रति माह नहीं है ये, प्रति वर्ष कितने देने हैं, 1000 रुपये देने हैं। फिर अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। फिर सरकार का अंशदान, ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सरकार का अंशदान कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी जो एडल्ट्स के लिए जो एनपीएस स्कीम है ना, उसमें जैसे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो इक्विवेलेंट कंट्रीब्यूशन जाता है। आज जैसे मान लो कंट्रीब्यूशन जा रहा है 7000 रुपये खुद का, तो सरकार देती है बरोबर 7000 रुपये, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में। और दूसरे वाले जैसे जो सिटीजन है, नॉर्मल गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, तो जैसे अपने अटल पेंशन योजना है उसके तहत वो 1200 रुपये सरकार सालाना उसमें देती है, खुद चाहे आप कितने ही कटवा दो, ठीक है, ऐसे। तो इसके अंदर देखो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि सरकार का अंशदान कुछ भी नहीं है, ये अलग चीज़ है इसके अंदर, ठीक है। फिर निवेश जमाकर्ता की इच्छा अनुसार, कि जैसे आपने तो सरकार को दे दिए, फिर आप चाहते हो कि नहीं यार ये पैसा एसबीआई में इन्वेस्ट होना चाहिए, नहीं यार ये पैसा एलआईसी में इन्वेस्ट होना चाहिए, तो आपकी इच्छा है होगी पैसा मार्केट में कहाँ लगेगा, क्योंकि एनपीएस का जितना भी पैसा है वो एनएसडीएल कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है। आप जैसे देख लो न्यूज़ के अंदर खूब रहता है ये है, अशोक गहलोत ने तो बिल्कुल ये न्यू पेंशन स्कीम को खत्म करके वो ओपीएस लागू कर दी थी, ओल्ड पेंशन स्कीम, तो न्यूज़ में खूब रहता है ये। निवेश कहीं भी हो सकता है, तो इसका सबसे ज़्यादा विरोध क्यों होता था, क्योंकि ये मार्केट सेंसिटिव है एनपीएस, क्योंकि पैसा कहाँ इन्वेस्ट होता है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होता है। अब शेयर मार्केट यूँ चलता रहता है कि नहीं है, तो ये डर लगता है कि हमारी पेंशन डूब के जाएगी। तो निवेश यहाँ फिर 18 वर्ष की आयु, 18 वर्ष तक निवेश कर सकते हो, 18 वर्ष की आयु तक। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या है, ये एनपीएस वात्सल्य जो खाता है ये सामान्य एनपीएस खाते के अंदर चेंज हो जाएगा। सामान्य एनपीएस खाते की क्या खास बात होती है कि आपका रिटायरमेंट प्राइवेट में हो तो 60 साल बाद मिल जाएगा, कोई भी किसी तरह का जॉब नहीं है भाई, अगर गवर्नमेंट में हो तो 60 साल पर रिटायर हो जाते हैं, है ना, तो 60 साल बाद रिटायरमेंट आपको फंड मिल जाएगा। प्राइवेट नौकरी करते हो भाई 18 साल के जब हो जाओगे तो कुछ तो करोगे ना यार, या तो गवर्नमेंट में आएंगे, नहीं तो प्राइवेट धंधा करूँगा तो भी 60 साल की उम्र तो होगी ना, चाहे कुछ ही करो। या अपन नॉर्मल सिटीजन ही बने रहते हैं तो भी 60 साल के तो होंगे ही ना, ऐसा थोड़ी गवर्नमेंट में है तो अजर अमर हो गए, प्राइवेट है तो कुछ, और उससे पहले अगर डेथ होती है तो पूरा फंड मिल जाता है यार। अपन तो ये बता रहे हैं 60 साल की अधिवर्ष आयु, ठीक है, सिटीजन हो तो 60 साल की आयु प्राप्त होने पर ये सारा फंड मिल जाए। तो देखो मेरे पेरेंट्स जैसे जो है तो 18 साल से कम बच्चा, जैसे मान लो 5 साल की उम्र के अंदर ही खाता खुला दिया और वो रिटायर होएगा जब तक 60 साल तक, तब तक वो पैसा उसको काम में मिलेगा, क्योंकि 18 साल तक तो खुद ने दिए ना 1000 रुपये, माता पिता ने 1000 रुपये साल के, सरकार ने तो कुछ नहीं दिया। फिर ये कि भावनात्मक लगाव है उस बच्चे के लिए, बच्चा कम से कम सोचेगा ना कि वो, इसमें क्या होता है, इसमें प्राण नंबर मिलता है, ये प्राण परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, ठीक है, प्राण नंबर मिलता है ये, ठीक है, ये प्राण नंबर दिया जाता है इस एनपीएस योजना के तहत। तो आप जैसे मान लो 7 साल की हैं आज कोई बच्चा जिसके लिए एनपीएस वात्सल्य उसके पेरेंट्स खरीदते हैं, तो 7 साल की उम्र से उसका प्राण चल रहा है और वो 60 साल तक है, वो 7 साल से लेकर 60 साल तक, 53 साल तक वही प्राण नंबर उसने यूज़ किया, तो कितनी एक भावनात्मक लगाव उसके प्रति हो जाता है, ये है, ठीक है। प्राण नंबर जैसे मैं देख लूँगा एक बार साल, शायद ये 16 डिजिट का कुछ होता है, केवल न्यूमेरिक होता है। जैसे अपने आधार है, आधार 12 डिजिट का होता है और आधार केवल न्यूमेरिक है, उसके अंदर अल्फ़ाबेट्स नहीं होते हैं, ठीक है ना। जैसे पैन नंबर अपन देखते हैं तो पैन नंबर में तो अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है पैन नंबर, अल्फ़ा न्यूमेरिक कैसे, जैसे यूँ चलता है BYKPM ये, और फिर 9703 और फिर लास्ट में अल्फ़ाबेट हो लगता है के, कितने हो गए 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 पेन है ना, और 4 हो गए इसके अंदर ये न्यूमेरिक, 4 4 6 तो अल्फा और 4 न्यूमेरिक, ये BYKPM 9703 की, ये ऐसे सही यही है ना, क्योंकि ये तो मेरा पैन नंबर है इसलिए मुझे याद है इसलिए, ठीक है ना। तो पैन नंबर क्या हो गया, 10 अंकीय हो गए, 6 हो गए अल्फ़ाबेट और 4 हो गए न्यूमेरिक। आधार टोटल पूरा न्यूमेरिक ही होता है। अल्फ़ा का मतलब, अल्फ़ा न्यूमेरिक का मतलब क्या हो गया, इसमें अल्फ़ाबेट्स आ गए, और न्यूमेरिक का मतलब क्या हो गया, केवल नंबर्स होते हैं उसके अंदर ऐसे। तो प्राण आपने जो आधार नंबर देख लो, याद कर लो, है ना, खुद का तो याद ही रहना चाहिए। तो उसमें तो सारे नंबर ही नंबर हो, 3 3 के में नंबर होते हैं आधार में, मतलब 4 के 3 3 ग्रुप हैं ऐसे, जैसे 4 3 12 ऐसे। और प्राण नंबर में शायद 16 नंबर होते हैं, और मैं देख के बता दूंगा, ठीक है ना। लेकिन ये सारे अल्फ़ाबेट नहीं होता इसके अंदर, सारा न्यूमेरिक होता है आधार की तरह प्राण नंबर, है ना। तो ये एनपीएस से जुड़ा हुआ प्राण नंबर, ये चीज़ हम लोग को पता होनी चाहिए सारी, ठीक है। एनपीएस में ब्रैकेट में लिख लो प्राण, PRAN, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, एक बार 16 लिख लो, फिर मैं और आगे और देख के बता दूंगा। 11 111 से स्टार्ट होता है। सिविलियन की वाली जो सिटीज है शायद वो 2 से स्टार्ट होती है सिविलियन सीरीज। चलो आ जाओ, है ना। तो अपन ने एनपीएस वात्सल्य योजना देखी, इसके अंदर खास बात अपन ने क्या देखी, एक तो नाबालिग की जो परिभाषा है वो 18 साल से कम, फिर इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 1000 रुपए प्रति वर्ष, सरकार का निवेश कोई भी नहीं है। फिर क्या है, 18 साल का जब हो जाएगा तो सर पेमेंट तो वही क्या है, पेंशन है। पेंशन का मतलब क्या होता है, जब तक आप सीनियर सिटीजन नहीं बनो, सीनियर सिटीजन होता है 60 साल से ज़्यादा की आयु वाला, ठीक है ना। ये युवा जो होता है ना, इसको अपन यंग बोलते हैं, वो है 18 से 25 साल की जो आयु है वो है युवा, ठीक है। और 60 साल से ज़्यादा जो है वो है अपने सीनियर सिटीजन। तो सीनियर सिटीजन जब तक नहीं बनोगे तब तक एनपीएस चलती रहेगी। तो 18 साल असल बाद क्या होगा, 18 साल बाद जो वात्सल्य खाता है ये सामान्य एनपीएस खाता बन जाएगा। शेयर मार्केट में कहाँ निवेश होए वो आपकी इच्छा अनुसार है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना इसकी, ये है सरकार का कोई भी निवेश इसके अंदर नहीं है। अगर एनपीएस वात्सल्य पे कोई क्वेश्चन बनता है तो ये स्टेटमेंट उसका बहुत इंपॉर्टेंट है, सरकार का कंट्रीब्यूशन कोई नहीं है, खुद कम मिनिमम कितना है खुद का, 1000 रुपये प्रति वर्ष, इसकी कोई उच्चतम सीमा कुछ नहीं है। माता पिता अगर चाहें तो 1 लाख रुपये सालाना भी करा सकते हैं, 1000 रुपये महीने भी करा सकते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से तो क्या गाइडलाइन, मिनिमम कितना होना चाहिए पर ईयर, 1000 रुपये पर ईयर, मंथली नहीं है, ईयरली। सरकार की तरफ से कोई निवेश इसके अंदर नहीं है, और ना इसकी उच्चतम सीमा है, खुद के निवेश की कोई सीमा इसके अंदर नहीं है ना। ये एनपीएस वात्सल्य योजना है जो अपने को पता होना चाहिए। 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो खुद की निवेश की कोई सीमा नहीं है, और सरकार का निवेश कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ तो देख लो, ये तो एंडलेस है और ये स्टार्टलेस है, स्टार्ट ही नहीं किया सरकार ने, एक तो कहीं रुक ही नहीं रहा और एक चालू ही नहीं हो रहा, ऐसे, ठीक है। तो ये लॉजिक से अपन याद कर सकते हैं, समझ गए चीज़। और ये है क्यों कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, ठीक है। विकसित राष्ट्र की क्या होती है कि हर जो नागरिक है उसका जो भविष्य है वो क्या होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए। और ये कौन कहता है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहते हैं। तो आज सरकार की नज़र, सरकार की जो यूएनओ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जो होता है ना कि तुम कितने अच्छे हो कितने बुरे हो, तो बात होती है इन एसडीजी से। इन एसडीजी पे तुम कहाँ खरे उतर रहे हो मुझे तो ये बता दो, तभी तुमको आईएमएफ से पैसा मिलेगा, तभी वर्ल्ड बैंक से मिलेगा, ऐसे, तभी तुमको किसी देश में आने का न्योता मिलेगा, खासतौर पर यूएनओ में। एसडीजी में परफॉर्मेंस करके दिखाओ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, ऐसे, समझ गए। तो ये है अपने एसडीजी भी लिख लेना इसमें 17, ओके। तो ये थोड़ी सी बात है जो अपने एनपीएस वात्सल्य योजना के अंदर अपन ने देखी, ओके। अब इसके बाद अपन जैसे देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ABPMJAY, जय बोल देते हैं इसको, ये जय 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 क्या है, ये इतना, ये जय, ये आ जाओ। आप नेक्स्ट देखते हैं अटल AB, है ना। AB से अटल ने अपने क्या, आयुष्मान भारत, A से आयुष्मान, B से भारत, PM प्रधानमंत्री, और JAY जन आरोग्य योजना, इसको जय बोल देते हैं अपन, ABPM जय, जय योजना मतलब जन आरोग्य का ये विस्तार है। देखो अभी ये जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री योजना जो है ना, वो तो इसके बाद देखेंगे अपन आगे, ही है आयुष्मान भारत जन आरोग्य, ठीक है, AMJAY। ये अभी अपन जो देख रहे हैं ना, ये इसका विस्तार है जो अभी हाल ही में न्यूज़ में था, ठीक है ना, ये न्यूज़ में,
ठीक है। तो ये विस्तार क्या है वो अपन देख लेते हैं। विस्तार, तो देखो कोई भी चीज़ विस्तार होती है तो उसका मतलब वो एक्सपेंड कर रही है। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था विस्तारा, तो वो टाटा एयरलाइंस ने अपना विस्तार किया है ना 2015 में। गवर्नमेंट में तो थे, कर नहीं पा रहे थे, गवर्नमेंट ने तो हाथ बांध दिया 2006 से, विस्तार कर नहीं पा रहे थे। लेकिन अब हम विस्तार करेंगे तो विस्तारा एयरलाइंस बनी। अब यहाँ ये विस्तार कैसे वो अपन देखते हैं। विस्तार का मतलब क्या होता है, देखो कोई चीज़ यहाँ तक थी अभी, अब मैं इसको और आगे तक ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगी, ये विस्तार हो गया। ये एक्स्ट्रा जो है ना, ये क्या विस्तार है। तो इसमें क्या किया, इसके अंदर अपन ने जोड़ दिया, ये जो एक्स्ट्रा जोड़ा ना, ये एक्स्ट्रा, तो जन आरोग्य ये जय योजना का विस्तार जो वो ये बोलता है कि 70 साल से ज़्यादा वाले जो है ना, वो सब लोग इसके अंदर जन आरोग्य योजना का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये विस्तार हो गया। पहला लागू कब, विस्तार कब से लागू हुआ, पहले तो 1 सितंबर 2024 से। ठीक है, 11 सितंबर 2024। अब इसी को जैसे आप बोलोगे तो ये वही 9/11 बोलने में आता है। 9 हो गया सितंबर और अपने वो 11 हो गई तारीख 9/11। आ गया कि नहीं आ गया, लेकिन उससे लेना देना कुछ भी नहीं है, महज एक इत्तेफाक। समझ गए। ये तो 11 सितंबर, भाई अपन इसको यूँ लिखते हैं ना 11/9, यूँ तो लिखा अपन 11/9/224। तो पहले ही मैंने बताया था अमेरिका के अंदर मंथ पहले लिखा जाता है, तो उसको यूँ लिखते हैं ऐसे 9/11। तो कुछ याद रह जाएगा WTC से ऐसे। अपना फॉर्मेट DDMM है, पहले डेट फिर मंथ, अमेरिका में पहले मंथ है फिर डेट है, तो उसमें 9 पहले मंथ सितंबर और तारीख है। समझ रहे हो, 11 सितंबर। 17 से अधिक उम्र वाले, अभी मैंने विस्तार कर दिया 11 सितंबर से, चाहे उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ना। ये लाइन ऐसी है जो इसको बिल्कुल अलग करती है जो सामान्य जन आरोग्य योजना है ना, मतलब अटल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो, उसके अंदर ऐसा नहीं है। अभी नीचे जो अपन पढ़ेंगे ना उसके अंदर तो जिसका नाम राशन कार्ड में है, जो सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में है, सिर्फ वो ही जुड़ सकते हैं। जबकि ये तो बिल्कुल ओपन है सबके लिए, आपकी सामाजिक स्थिति कुछ ही हो, ठीक है, चाहे आर्थिक स्थिति कुछ ही हो, चाहे BPL हो EPL हो, अंत तो कुछ ही हो, आपको लाभ मिलेगा। बस कुछ शर्तें एक आध जो भी अपन नीचे देखेंगे। समझ गए। तो इसमें किसी भी वर्ग का, किसी भी आर्थिक स्थिति का व्यक्ति इसका लाभ ले सकता है। सबसे बड़ी चीज जो क्वेश्चन इसको इंपॉर्टेंट बनाएगा, और 70 साल से अधिक आयु आपकी होनी चाहिए। अभी अपन ने पढ़ा था थोड़ी देर पहले NPS वात्सल्य, कितने साल से कम होनी चाहिए आयु, 18 साल से कम। यहाँ 70 साल से ज्यादा, 8 में से 1 हटा दिया, 70 आ गया। समझ गए। अब फिर सर लाभ क्या मिलेगा, कि लाभ मिलेगा 5 लाख, 5 का मतलब 5 लाख का सालाना मुफ्त व कैशलेस इलाज। 5 लाख का, 5 लाख से ज़्यादा नहीं, सालाना 5 लाख। ठीक है। और ये क्या है, ये लैप्सेबल है, ये लैप्स होएगा। ये ऐसे नहीं है जो एम्पिलेट्स अपन ने देखा कि लैप्स नहीं हो, लैप्स हो जाएगा। मतलब क्या है, जैसे इस साल आपने कोई भी इलाज नहीं लिया 2024 में, 2025 में अब ऐसा नहीं होगा कि ये 2024 वाले 5 लाख जुड़ जाएंगे, नहीं जुड़ेंगे, लैप्स हो गए, है ना। तो जरूरी नहीं है कि अब वो भाग भाग के मैं इलाज भी लूँ, ये भी जरूरी नहीं है। कोई बीमारों ने मजा थोड़ी आता है, कोई परेशानी होता है ऐसे। तो 2014 के अंदर आपने फंड यूज में नहीं लिया, तो अब 25 में 5 लाख रिन्यू। ऐसे नहीं है कि जैसे इसमें 2.5 लाख का लाभ ले लिया था, 2.5 लाख बच गए ना सर मेरे, तो इसमें लिमिट होगी 7.5 लाख, नहीं, लैप्सेबल है ये। ठीक है। ऐसे तो आप 3 साल बीमार पड़े नहीं, 15 लाख का इलाज, नो। ठीक है। ये एक तो चीज़ ये है, सालाना मुफ्त व कैशलेस, और लैप्स हो जाएगा, इसमें लिख लो लैप्सेबल, मुफ्त और कैशलेस। कैशलेस का मतलब क्या होता है कि आपको एक तो होता है रिम्बर्स, कि पहले जमा करा दिए फिर वो वापस मिलेंगे, और कैशलेस का मतलब जाके आपको कुछ भी जमा कराने की जरूरत नहीं है, केवल आप अपना आयुष्मान भारत कार्ड दिखा दो। फिर क्या है, लाभान्वित कौन होंगे, 6 करोड़ बुजुर्ग इसके अंदर लाभान्वित होंगे। आयुष्मान व्यय बंधन कार्ड है ना, व्यय अपन बोलते हैं व्यय वृद्ध, तो ये व्यय वंदना कार्ड मतलब उन व्यय वृद्ध लोग जो है उनकी पूजा कर रहे हैं, उनकी अपन सम्मान कर रहे हैं इस तरह से। ठीक है ना, ये ऐसा है। अब देखो ये ऐसा इसलिए ये क्यों है, जैसे वृद्धों की अपन ने क्यों करी, तो देखो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तो है ही, वो तो है ही। दूसरा क्या है, धीरे धीरे अपन जैसे चिकित्सा सुविधाएं अच्छी हो रही हैं, ठीक है, तो जो लाइफ की जैसे जो जीवन प्रत्याशा है ना, कि अपन कितने साल जीवित रहेंगे, वो बढ़ रही है धीरे धीरे। तो इसलिए फिर वो बुजुर्गों को भी लाभ मिले, ये इसलिए इनको ये दिया गया। ठीक है ना, ऐसे। तो इसी में जैसे एक वर्ड आता है जिसको अपन बोलते हैं, ये उसको अपन बोलते हैं डेमोग्राफिक विंटर। डेमोग्राफिक विंटर है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, UPSC में पूछा गया था ये अभी 2024 में जो पेपर हुए उसमें, डेमोग्राफिक विंटर।
तो डेमोग्राफिक विंटर क्या होता है कि जब ओल्ड एज वाले जो पर्सन होते हैं ना, उनका जो रेशियो है, उनकी जो पॉपुलेशन है जनसंख्या में, वो बढ़ती जाती है, तो इसको बोलते हैं अपन डेमोग्राफिक विंटर। क्या होता है निर्मला डेमोग्राफिक विंटर? ऐसा नहीं होता कि जो बुजुर्ग लोगों को सर्दी लगती है उसको डेमोग्राफिक विंटर बोलते हैं। पॉपुलेशन के अंदर जब 60 से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं उनकी रेशियो बढ़ता जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? डेमोग्राफिक विंटर। जैसे अपन पढ़ते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड पढ़ते थे पहले, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड में ये पढ़ते थे कि क्रियाशील आयु जैसे जो है कि 35 से 45 के बीच में जैसे जो आयु वर्ग है वो ज़्यादा होता है तो उसको डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते थे। अब है डेमोग्राफिक विंटर, है ना, क्योंकि यहाँ पे ये ओल्ड एज पॉपुलेशन, ओल्ड एज लोग जो हैं 60 से ज़्यादा वाले की आयु बढ़ती है, 65 है, इसमें 65 साल से ज़्यादा वालों का जो रेशियो है वो बढ़ता जाता है, संख्या बढ़ती जाती है, उसको बोलते हैं डेमोग्राफिक विंटर। तो यूरोपियन देश सिखा रहे हैं डेमोग्राफिक विंटर का। जापान में है, जर्मनी के अंदर है, रूस, नॉर्दर्न रूस के अंदर है, ऐसे सबसे ज़्यादा जापान में, लेकिन जापान, जर्मनी और नॉर्दर्न रशिया। ठीक है, तो ये आयुष्मान वय वंदन अपन समझ गए, डेमोग्राफिक विंटर समझा, एसडीजी समझा, 6 करोड़ बुजुर्गों को लाभ मिलेगा, और चाहे उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, ठीक है। ये अब देखो इसमें 2-3 अच्छे कुछ चीज़ें हैं, उनको आप समझो। देखो क्या है, बोथ माई पेरेंट, पैटर्नल एंड मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, जैसे देखो, जैसे मेरे दादाजी हैं, है ना, एक तो दादाजी हैं और एक दादी जी, 2 हैं, या यूँ समझ लो एक नाना जी हैं और एक नानी जी। तो जैसे दादा और दादी को क्या अलग अलग मिलेगा क्या 5-5 लाख का? भाई दोनों 70 साल से ज़्यादा है तो क्या दोनों को अलग अलग मिलेगा? तो देखो क्या है, 5 लाख का फैमिली बेसिस पे है, प्रति परिवार 5 लाख, है ना। ऐसा परिवार जिसके अंदर बुजुर्ग हैं उस परिवार को दे दिया जाएगा। ये जो अपने जय योजना जो है ना, ये परिवार इसके अंदर इकाई है, तो ऐसा परिवार जिसके अंदर बुजुर्ग है तो उसके अपन दे देंगे 5 लाख। अब आप जैसे 3 बुजुर्ग हैं तो किसी का एक का इलाज करा लो उसके अंदर से, ऐसे प्रति बुजुर्ग, है ना। तो पर फैमिली ये है अपने, इसमें ध्यान रखना है इस चीज़ का, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे है ना, ये पर फैमिली लिख लेना, ये लाभ सालाना मुफ्त कैसे चला, पर फैमिली 5 लाख का, पर फैमिली। अब एक फैमिली के अंदर दादा दादी नाना ने चारों हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक आयुष्मान, तो किसी एक को, ऐसा नहीं कि 4 जने तो उसको 20 लाख का लाभ मिलेगा, नो, पर फैमिली, क्योंकि ये जो जन आरोग्य योजना है इसके अंदर इकाई क्या है, इसके अंदर फैमिली इकाई है, ऐसे। जैसे चिरंजीवी योजना अपन जैसे देखते हैं तो वो पर फैमिली चलता है, ठीक है। तो पहली तो चीज ये हो गई कि बोथ माई पैटर्नल एंड ग्रैंड पेरेंट्स आर ओवर 70 years old, will they each receive 5 lakh coverage under the PM Jai Yojana? No, the 5 lakh coverage is provided only on family basis. Both your grandparents will be covered, but the 5 lakh annual limit is shared between them as part of the same family. एक ही फैमिली का हिस्सा है, और जय योजना के अंदर जो इकाई है वो क्या है, वो परिवार है। नो सेपरेट रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड, देखो क्या है कि क्या है, बोथ माई पेरेंट्स आर ओवर 70 years, डू आई नीड टू एनरोल ईच ऑफ देम सेपरेटली? दादा का नाम अलग लिखाऊं, दादी का नाम लिखाऊं? नहीं, क्यों? कार्ड एक ही बनेगा। जैसे अपन चिरंजीवी कार्ड देखते हैं तो एक ही है, जन आधार कार्ड जैसे बोलते हैं, आधार नहीं, जन आधार राजस्थान गवर्नमेंट वाला। फिर देखो, नो सेपरेट एनरोलमेंट आर नॉट नीडेड आफ्टर एनरोलिंग द फर्स्ट फैमिली मेंबर, है ना। अपन दूसरों को ऐड कर सकते हैं, अबाउट 70 कैन बी एडेड इन अदर फैमिली ऐड मेंबर, और कार्ड एक ही बनेगा, ऐसे। तो इसमें लिख लो कार्ड एक ही है, कार्ड बराबर 1, कार्ड एक ही है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो एडिशनल टॉपअप वाला जैसे जो बात है ये, है ना। क्योंकि देखो ये सारे क्वेश्चन, आजकल क्वेश्चन वो नहीं आते जो सीधा आपसे उठा के पूछ लेगा विस्तार के अंदर कब से लागू हुआ, किस योजना का विस्तार है, नो, कौन सा इनमें सत्य नहीं है ये बताओ। तो पहले तो अपन ने देख लिया कि एक मेंबर को मिलेगा लाभ क्योंकि वो फैमिली के है इसकी इकाई। फिर नेक्स्ट आप इसमें एडिशनल टॉपअप, देखो ये क्या है, माई फैमिली इज ऑलरेडी ए बेनिफिशियरी ऑफ आयुष्मान भारत, ठीक है ना। विल माई फादर हु इज ओवर 70 years old रिसीव द एडिशनल टॉपअप बेनिफिट? क्या है, देखो ये बता रहा है कि ये मेरे पास कार्ड है, ठीक है, पूरे परिवार का कार्ड है। अब मेरे जो फादर हैं, ग्रैंडफादर हैं, जब तक उनकी 70 साल की आयु नहीं हुई थी तो वो नॉर्मल आयुष्मान के अंदर ही थे। अब इस आयुष्मान में जब वो 70 के हो गए तो क्या उनको ये 5 लाख का लाभ अलग से मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा एडवांटेज इसलिए ना क्योंकि उनकी एज में ज़्यादा रिस्क बढ़ गया एक तरह से। तो पहले तो आयुष्मान भारत में वो 5 लाख का तो मिल ही रहा था, अब सिर्फ ग्रैंड पेरेंट पे जो है, जो भी उसके अंदर 70 साल से ज़्यादा वाला है उसके अपन 5 लाख और जोड़ दें। कहने का मतलब इस जो JAY कार्ड है, जन आरोग्य योजना जो कार्ड है, इसकी आज जो पूरे इसका जो पर्स है
उस पर्स की कीमत है कितना, 10 लाख रुपए। तो 5 लाख तो खुद गई थे, एक्स्ट्रा 5 लाख कैसे जुड़ गए, क्योंकि उन सदस्यों में से एक की आयु कितने से क्रॉस हो गई, 70 साल से क्रॉस हो। लेकिन ऐसा नहीं होएगा कि अगर इस कार्ड के अंदर 2 हैं जिनकी 70 साल से ज़्यादा जा रही है तो 5-5 के 2 मिलेंगे, नहीं, 5 लाख एक ही बार जुड़ेंगे, क्योंकि उन फैमिली वो पूरा कार्ड एक साथ चलेगा। तो याद देगा, यस योर फादर इज एलिजिबल फॉर द एडिशनल टॉप अप बेनिफिट, हाउएवर ही विल नीड टू रीडू हिज आधार की KYC। ले हाँ यहाँ लिखा हुआ देखो, नोट होल फैमिली, पूरी फैमिली को लाभ नहीं मिलेगा, केवल उस व्यक्ति के लिए है वो 5 लाख। समझ गए। तो वो जब एडमिट होते हैं तो सब पता चल जाता है कि भाई इनमें से कौन इसमें एडमिट हो रहा है। ठीक है, तो ये देखो ये एडिशनल टॉप अप बेनिफिट मिलेगा। फिर आगे आओ और अच्छी चीज, प्लस प्राइवेट एंड ESIC एलिजिबल। देखो क्या है, माई फादर इज ओवर 70 ईयर्स ऑफ एज एंड आई हैव ए हेल्थ इंश्योरेंस फॉर हिम ब्रॉट थ्रू प्राइवेट ICIC, मैंने लोम्बार्डो ले रखा है कंपनी। विल माई फादर स्टिल बी ए बेनिफिशियरी, यस, है ना। हेल्थ इंश्योरेंस मेरे पास LIC का भी था, ICICI का भी था, उनसे भी मैं लूँगा, और ये 5 लाख रुपए जो है इनका भी मैं बेनिफिट ले सकता हूँ, दोनों का भी ले सकता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। यस योर फादर इज एलिजिबल फॉर जन आरोग्य कवरेज इवन इफ ही हैज ए प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस। समझ गए। ESIC का भी जैसे अगर है तो वो भी ले सकता हूँ, ठीक है ना। ये देखो ये ESIC वाला ये लिखा हुआ है, माई फादर्स मतलब दोनों बोल रहा है, ये पेरेंट्स आर ओवर 70 ईयर्स एज एंड कवर्ड अंडर ESIC। ये ESIC क्या है, इसमें आप लिख लो प्राइवेट एम्प्लॉयज जैसे जो है ना, जो EPFO से गवर्न होते हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आप किसी संस्था में हो जिसमें 10 से ज़्यादा लोग हैं तो वो EPFO से गवर्न होती है वो। तो EPFO के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो ESIC से आते हैं, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। इसका हेल्थ बेनिफिट आपके पास है, ESIC की डिस्पेंसरीज होती हैं तो आपको फिर भी ये बेनिफिट मिलेगा, एलिजिबल। समझ गए। ESIC के हो, प्राइवेट में अगर हो तो मिलेगा। अब सबसे बड़ा जो इसमें पेच है, लोचा है, वो है ये CGHS और RGHS। मतलब ऐसा 70 साल का बुजुर्ग व्यक्ति जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अंदर नौकरी करा हुआ है, उनमें प्राइवेट में अगर आप हो तो देखो, प्राइवेट वाले तो ESIC से गवर्न होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का लाभ मिलेगा। लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सेवानिवृत्त पेंशन भोगी आप हो तो आपको किसी एक का लाभ लेना पड़ेगा, है ना। ये सबसे बड़ा पॉइंट है इसके अंदर। ये क्या है देखो, आई एम ए रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी का भी है, गवर्नमेंट का हूँ, अबव 70 ईयर्स ओल्ड एंड हैव ए CGHS क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम कार्ड, और इसी का राजस्थान के अंदर है RGHS, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। कैन आई आल्सो एनरोल माई सेल्फ इन द स्कीम, यस, है ना। यस तो है, लेकिन क्या है, यस क्या है, किसी दोनों में से किसी एक का आपको लाभ मिलेगा। भाई एनरोल तो आप कर ही लो, लेकिन या तो आपको इस जय का लाभ ले लेना या इस CGHS और उसका ले लेना। जबकि ऐसा नहीं था, अभी अपन ने ICI देखा था प्राइवेट में, दोनों से, ठीक है, ESIC है दोनों से। लेकिन यहाँ पे क्या है, अभी अपन देखेंगे लाभ किसी एक का। देखो, यस यू आर एलिजिबल, हाउएवर एज पर गवर्नमेंट रूल सिटीजन हु बेनिफिट फ्रॉम एनी अदर गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम मस्ट चूज आइदर देयर एग्जिस्टिंग स्कीम बेनिफिट और, आइदर और आ गया, नाइदर नॉर, आइदर और साथ चलते हैं इंग्लिश में, आइदर और, या तो आइदर जय को लो या दोज अंडर ये या तो वही लो CGHS RGHS या जन आरोग्य। दिस मीन्स इफ यू हैव ए CGHS कार्ड यू मस्ट चूज बिटवीन, देखो बिटवीन का इन दो में से चुनना है, बिटवीन CGHS एंड आयुष्मान भारत, एज बेनिफिट फ्रॉम बोथ स्कीम्स कैन नॉट बी अवेल्ड, बेनिफिट फ्रॉम बोथ स्कीम्स कैन नॉट बी अवेल्ड साइमल्टेनियसली। जैसे अपन देख सकते हैं, कोई व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता, राज्यसभा लोकसभा का एक समय, दोनों व्यवस्थापकों केंद्र या राज्य विधानसभा और केंद्रीय लोकसभा का या राज्यसभा का सदस्य एक साथ नहीं हो सकता, उसको बोलते हैं अपन साइमल्टेनियस मेंबरशिप। तो ऐसी साइमल्टेनियस लाभ कोई गवर्नमेंट कर्मचारी वो दोनों स्कीम्स का एक साथ नहीं ले सकता, जबकि प्राइवेट वाला ESIC का ले सकता है, प्राइवेट को अपने पास एजेंसी का किसी का है तो मैं दोनों का लाभ ले सकता हूँ, लेकिन गवर्नमेंट CGHS या RGHS में नहीं। रजिस्टर आप हो सकते हो, रजिस्टर तो इसलिए एलिजिबल हो ना क्योंकि पता चला कि मैं तो यार जन आरोग्य के अंदर है, RGHS के अंदर मेरी लिमिट 1 लाख ही है, CGHS में 1 लाख है, इधर तो 5 लाख मिलेगा, तो मैं इधर ले ना 5 लाख, तो एलिजिबल तो हूँ, लेकिन क्या है कि बेनिफिट जो है वो किसी एक का लूंगा, जबकि ऊपर बेनिफिट दोनों का ले सकता हूँ। समझ गए। ये बहुत बड़ी चीज है जो स्कीम को औरों से अलग करती है। ठीक, ये हुआ इसके अंदर।
फिर ये आ गया, देखो ये क्या है, एक तो दोनों में से किसी एक का लाभ लेंगे, फिर एक रिवर्स का है, रिवर्स और समझो, जैसे जैसे अभी तक रिवर्स है ना, रिवर्स नहीं कर सकते, बैक गियर नहीं लगेगा। जैसे मेरे पास आरजीएसएस कार्ड था, ठीक है, लेकिन उसकी लिमिट 1 लाख की थी, जन आरोग्य की 5 लाख है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैं जन आरोग्य के एनरोल हो गया, रजिस्टर करवा दिया, ठीक है ना। अब मेरे को कुछ दिन बाद लगने लगा, मैं हॉस्पिटल में गया ना वहाँ पे, तो वहाँ पे लिखा हुआ था आरजीएचएस में तो इलाज कर देंगे, लेकिन आयुष्मान भारत में इलाज नहीं होगा। ये आयुष्मान भारत की सबसे बड़ी विडंबना है। बहुत कम हॉस्पिटल ऐसे हैं जो आज आयुष्मान भारत के तहत इलाज करते हैं। इलाज था मेरा नो डाउट 3,000 रुपये का, एक छोटा सा इलाज था, कोई दांत का या कान का कुछ था, लेकिन वो हॉस्पिटल में जाते लिखा होता आयुष्मान भारत है ही नहीं, आरजीएचएस है। तो यार मैंने तो ले ली थी पहले तो 5 लाख का वो देख के। अब हॉस्पिटल में आरजीएचएस, कोई आरजीएचएस ज़्यादातर देते हैं, आयुष्मान भारत बहुत कम देते हैं। 100 में से 10 तो देंगे आरजीएचएस और 1 देगा आयुष्मान भारत पैनल हॉस्पिटल जो होता है। तो फिर बाद में मेरे को 2 दिन में याद लगा कि यार आरजीएचएस में वापस आ जाऊँ क्या। नो, ये रिवर्सल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सब ऑनलाइन होता है। देखो, नो, वंस योर पेरेंट्स चूज दी जन आरोग्य स्कीम एंड सरेंडर देयर एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस, सरेंडर कर दिया है ना, दे कैन नॉट स्विच बैक, दिस इज वन टाइम ऑप्शन एंड कैन नॉट बी रिवर्स्ड। बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है वो जब जागो जब भी सवेरा नहीं है, यहाँ पे गड़बड़ है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब देखो गवर्नमेंट वालों में हो गया ना इशू ऐसा, तो क्योंकि ये नियम है, गवर्नमेंट के नियम अलग है, वो अलग है, तो इसलिए नियम से बंधे होंगे, ठीक है। फिर इसके बाद ये नॉर्मल जन आरोग्य अपन देखते हैं आगे। तो इसमें अपन ने विस्तार वाले में अपन ने क्या क्या देखा, विस्तार वाले में 11 सितंबर 2024 से लागू। विस्तार किस तरह से है कि 70 साल से आयु के, चाहे वो किसी वर्ग से हो, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कुछ ही हो, सब इसमें गवर्न है, ठीक है। 6 करोड़ इसमें होंगे, 5 लाख का है, और 5 लाख का क्या है, पर फैमिली इसके अंदर इकाई है, और ये नॉन लैप्सेबल ये फंड है, मतलब सॉरी लैप्सेबल फंड है। लैप्सेबल का मतलब क्या हो गया कि वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा बचा हुआ पैसा अगले साल। 5 लाख का शेयर होएगा, ठीक है ना, क्योंकि फैमिली इकाई है। सेपरेट रजिस्टर नहीं चाहिए दादा दादी का, क्योंकि फैमिली इकाई है। एडिशनल टॉपअप मिलेगा, क्योंकि उस कार्ड में से कोई एक जना ज़्यादा 70 साल से ज़्यादा जा रहा है, तो उस कार्ड को अपन ने उसकी जो पर्स वैल्यू जो हो जाएगी, जो पर्स हो जाएगा पर कार्ड, वो 10 लाख हो जाएगा, एक भी सदस्य अगर 70 साल से ज़्यादा हो जाता तो, ठीक है। लेकिन इलाज पूरी फैमिली नहीं ले पाएगी उस 5 लाख का बढ़े हुए का। 70 साल से कम जो है वो तो लाभ किसका लेंगे, 5 लाख का, और 70 से ज़्यादा डाला है वो 5 लाख से ज़्यादा का ले सकता है। प्राइवेट और ईएसआईसी में अगर है तो दोनों का लाभ ले सकते हैं। लेकिन सीजीएस आरजीएचएस से गवर्न होता है, तो किसी एलिजिबल तो है जन आरोग्य के तहत, लेकिन लाभ किसी एक का लेगा, ठीक है। और रिवर्स नहीं है कि अगर जन आरोग्य में आ गया आरजीएचएस सीजीएस वाला, तो वापस आरजीएस सीजीएस में वो नहीं जा सकता है ना, वन टाइम है, कैन नॉट स्विच बैक। ऐसे ही अपना ये था विस्तार जो अपन ने देखा। अब जो मेन जो ये योजना थी जन आरोग्य, उसको अपन नेक्स्ट देखेंगे। ये है।